वेलकम टू मेरी क्लास। आज है 9 सितंबर। 9 सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाक्रम को आज इसमें कवर किया जाएगा। इससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और घंटी या बेल आइकन पर प्रेस करें। तो बढ़ते हैं 9 सितंबर की करंट अफेयर की ओर। किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की गई है? इम्पोर्टेंट है कि किस राज्य में नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की गई है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो ये उड़ीसा राज्य ने निर्णय लिया है नदियों में क्रूज चलाने के लिए। महानदी प्रमुख रूप से इसमें जोड़ी गई है। उड़ीसा की बात करें तो अनुबंध कृषि को अनुमति उड़ीसा ने दी थी। कुछ पॉइंट्स हैं आपको उड़ीसा से याद करने हैं। अनुबंध कृषि को अनुमति उड़ीसा ने प्रदान की और सबसे पहले पंजाब ने अनुबंध आधारित कृषि शुरू की थी। हाल ही में मोहम्मद रफ़ीक को यहाँ का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। उड़ीसा का किसको? मोहम्मद रफ़ीक को यहाँ का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल भी उड़ीसा में शुरू की गई थी। मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल उड़ीसा में शुरू की गई। हीरो टू एनिमल अवार्ड उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक को दिया गया था, जो पेटा संस्था देती है। कौन देता है? एक संस्था है पेटा, ये संस्था ये अवार्ड देती है। कौन सा अवार्ड? हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे मिला है? नवीन पटनायक को दिया गया है। यहाँ के ये सीएम भी हैं। यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, चिल्का झील यहाँ की प्रसिद्ध स्थल है। ये आपको याद रखना है। सिमलीपाल बहुत याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और बात करें तो यहाँ की राजधानी एवं सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर है। विधानसभा की 147 सीटें, लोकसभा की 20 और राज्यसभा की 10 सीट यहाँ पर है। तो उड़ीसा से इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अनुबंध कृषि आधारित शुरू की, मोहम्मद रफ़ीक मुख्य न्यायाधीश बने थे। हीरो टू एनिमल अवार्ड उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक को दिया गया था। यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। सिमली नेशनल पार्क और सतकोसिया टाइगर रिजर्व स्थित है। चिल्का झील भी उड़ीसा में ही स्थित है। राजधानी एवं सबसे बड़ा जो शहर है भुवनेश्वर है। लोकसभा की 20, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की यहाँ पर 147 सीटें हैं। तो इतने पॉइंट्स। अगला प्रश्न लेते हैं। किस राज्य ने पुरानी स्वयं योजना को फिर से शुरू किया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य ने इसको शुरू किया है स्वयं योजना को। असम, तमिलनाडु, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश। तो असम राज्य ने इसका निर्णय लिया है फिर से शुरू करने का। इसका उद्देश्य क्या है? 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इम्पॉर्टेंट योजना है। स्वयं के पूरे नाम की बात करें तो इसे स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण योजना भी कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है। असम की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर है और यहाँ का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में स्थित है। गुवाहाटी विश्व का सबसे बड़ा चाय बाजार है और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय भी है। इम्पॉर्टेंट है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय है। गुवाहाटी में विश्व का सबसे बड़ा चाय बाजार है। गुवाहाटी में ही कामाख्या मंदिर लगता है, प्रसिद्ध मंदिर है। ये भी आप याद रखिएगा। कौन सा मंदिर? कामाख्या मंदिर। और इसी मंदिर में अम्बुबाची पर्व मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है? असम में। असम में कहाँ? गुवाहाटी में। और गुवाहाटी में भी अगर बात करें तो अम्बुबाची पर्व कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। यहाँ के सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं। गवर्नर जगदीश चंद्र मुखी। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी यहाँ पर स्थित है। विधानसभा की 126 सीटें, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 7 सीटें यहाँ पर स्थित है। हाल ही में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा था। ये जैव विविधता का असीम भंडार स्थित है, इसमें कहा जाता है। और इसे पूर्वी भारत का अमेजन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। किसे? देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को। और कहा जाता है कि दुनिया में बिल्लियों की सर्वाधिक प्रजातियां इसी अभ्यारण्य में पाई जाती हैं, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो इतने पॉइंट्स आप असम से याद रखिएगा। हाल ही में स्वयं योजना शुरू की गई है जिसका
नाम स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण योजना है और 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न लेते हैं। फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी गिरावट का अनुमान लगाया है? तो कितनी है? 10.5% भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट का अनुमान लगाया है। ये फिच, इकरा, ये सब रेटिंग एजेंसियां हैं, अर्थव्यवस्था में क्या करती हैं? क्रिसिल, याद रखिएगा, क्रिसिल, इकरा, फिच, ये सब कैसी है? ये अर्थव्यवस्था को रेटिंग प्रदान करने वाली एजेंसियां हैं। इनके नाम आप याद रखिएगा। और कितना अनुमान लगाया है? तो 10.5% का इन्होंने अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता कौन है? तो इसके विजेता पियरे गिल्सी रहे। कौन है? पियरे गैस्ली, ए ऑप्शन सही है। इसके विजेता रहे हैं इटालियन ग्रैंड प्रिक्स के। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का पुणे में निधन हो गया? रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का पुणे में निधन हो गया। तो डॉक्टर गोविंद स्वरूप, इनका हाल ही में महाराष्ट्र में पुणे में इनका निधन हो गया है। तो इतना केवल आपको याद रखना है। रेडियो खगोल विज्ञान के जनक कौन थे? डॉक्टर गोविंद स्वरूप थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नीतीश कुमार की बात करें तो इन्हें जम्मू कश्मीर में राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वेंकटेश गुलाटी की बात करें तो वेंकटेश गुलाटी को फाडा का अध्यक्ष चुना गया है। फाडा क्या है? फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट एसोसिएशन का वेंकटेश गुलाटी को अध्यक्ष चुना गया है। एस गोपा कुमार बाबूराव महात्रे गोल्ड मेडल पुरस्कार जीतने वाले पहले मलयालम के व्यक्ति बने हैं, मलयाली व्यक्ति हैं। तो मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? केरल में बोली जाती है। तो ये केरल के हैं। इतने पॉइंट्स आप चारों लोगों के याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निदर्शक यान HSTDV तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? तो इम्पोर्टेंट है। H से हाइपर, S से सोनिक, T से टेक्नोलॉजी, D से, तो ये हाइपरसोनिक जो प्रौद्योगिकी निदर्शन यान है, ये चौथा बन गया है देश भारत। इसको हाल ही में भारत ने सर्वेक्षण किया है, जिसके तहत क्या है? लंबी दूरी तक मिसाइल प्रौद्योगिकी को भेजने में सक्षम बन गया है भारत। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विकसित किया गया है। इससे पहले किसके पास था? तो अमेरिका के पास था, चीन के पास था और रूस के पास ये तकनीकी थी। कौन से 3 देश हैं? अमेरिका, चीन, रूस, और भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। DRDO की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ये लंबी दूरी की मार करने में सक्षम होगी। तो DRDO की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में हुई। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है और इसके वर्तमान समय में प्रमुख G सतीश रेड्डी हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली शहर में स्थित है। अमेरिका, चीन, रूस, इन तीनों नाम दे दिए गए हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, कल मनाया गया है। इस बार की जो थीम थी, साक्षरता, शिक्षण, शिक्षा कोविड-19 संकट में और उससे परे रही थी। इसकी शुरुआत यूनेस्को ने की थी। किसने इसकी शुरुआत की है? तो शिक्षण संस्थान की। साक्षरता दिवस मनाए जाने की शुरुआत यूनेस्को द्वारा 1966 में कही गई थी और पहली बार 8 सितंबर 1967 को विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है और इसके लिए यूनेस्को हर साल विश्व साक्षरता पुरस्कार भी प्रदान करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का पेरिस में है और वहीं पर इसके लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, चक्रवाती तूफान हैसन ने कहां पर दस्तक दी है? दक्षिण कोरिया में इसने दस्तक दी है। चक्रवाती तूफान हैसन है। दक्षिण कोरिया की बात करें तो यह एशिया का एक पूर्वोत्तर राज्य है।
यह एशिया का एक पूर्वोत्तर राज्य है। इसकी राजधानी सियोल, मुद्रा वॉन और अध्यक्ष यहाँ के यानी राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मून जे इन है। इंपॉर्टेंट है, महिला है, मून जे इन है यहाँ की। तो दक्षिण कोरिया में कौन से तूफान ने दस्तक दी है? हैसन नामक चक्रवाती तूफान ने यहाँ पर दस्तक दी है। हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया में एक तूफान और आया था, मेसक, ये भी याद रखना है। हफ्ते भर पहले जिसने भारी तबाही मचाई थी ने दस्तक दी थी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ये क्या करती है? जेनेटिकल जो फूड होते हैं जिनमें जीन परिवर्तित करके बनाया जाता है, ये उससे संबंधित समिति है और यही देखती है कि कौन सी फसल को हमें जेनेटिक फूड करना है या नहीं करना है, उसके जीन में परिवर्तन करना है कि नहीं। तो अगर हम बात करें कि विश्व का पहला जेनेटिक फूड प्रोडक्ट कौन सा था, तो विश्व का पहला जेनेटिक फूड प्रोडक्ट टमाटर था। कौन सा था? जिसकी जीन परिवर्तित करके बनाई गई थी। ऐसी फसल में ऐसा फल अगर हम बात करें तो टमाटर है। अब बात करते हैं किसके अधीन काम करती है, देते हैं थोड़े से, किसके अधीन काम करती है। ए ऑप्शन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी मानव संसाधन मंत्रालय, सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी जैव प्रौद्योगिकी संस्थान। तो ये आपका विभाग पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करता है। कौन सा? जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति। अब ये चर्चा में क्यों है? ये एक वैधानिक निकाय है, इसमें कुल 24 सदस्य हैं जो कुल मिलकर काम करते हैं। हाल ही में इसने बैंगन की सीमित परीक्षण की अनुमति दी है। 2 बैंगन की किस्में हैं जिनमें जेनेटिक तरीके से बदलाव किया गया है, उसका सीमित परीक्षण करने की इसने अनुमति दे दी है, इसलिए ये चर्चा में है। तो ये भी याद रखिएगा कि जेनेटिक इंजीनियर मूल्यांकन समिति ने हाल ही में 2 बैंगन की नई किस्म की परीक्षण की अनुमति दी है। इतने पॉइंट्स आप इससे याद रखिएगा, इनको मेंशन कर दिया गया है। देख लीजिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, पर्यावरण, 24 सदस्य, बीटी बैंगन के परीक्षण की सीमित अनुमति दी गई है, इसीलिए ये चर्चा में रहा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में कहां पर पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्रिका गेट का आयोजन कहां पर किया गया है? जयपुर, चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु। तो ये जयपुर में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। जयपुर को पिंक सिटी का दर्जा भी प्राप्त है, ये राजस्थान स्टेट के अंतर्गत आता है। तो इतना पॉइंट्स हाल ही में यहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। बहुआयामी वैश्विक गरीबी सूचकांक 2020 में भारत का स्कोर क्या था? इंपॉर्टेंट है। भारत का स्कोर 0.123 था, जो बहुआयामी वैश्विक गरीबी सूचकांक 2020 जारी हुआ है। इस बार इसमें 107 देशों को शामिल किया गया था, जिसके तहत सूची शामिल की गई है। इसमें भारत को 62वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है? तो 62वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा 2010 से लगातार जारी किया जा रहा है। तो आप इतने पॉइंट्स याद रखिएगा कि कौन ये जारी करता है रिपोर्ट, UNDP। और भारत को कौन सा स्थान मिला है? 62वां स्थान मिला है। भारत ने कौन सा स्कोर प्राप्त किया है? तो 0.123 भारत का इसमें स्कोर रहा है गरीबी सूचकांक में। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनवर्टोनॉमिक्स आइडियाज टू ट्रांसफर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? गुरमीत सिंह चौहान, करण जौहर, पोप फ्रांसिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसको गुरमीत सिंह चौहान ने लिखा है। इसमें भारत के विकास के लिए, परिवर्तन के लिए 8 चीज़ों पर फोकस किया गया है, जिसमें परिवर्तन में 8 चीज़ों पर फोकस किया गया है। करण जौहर ने हाल ही में एक बुक लिखी थी, करण जौहर ने भी हाल ही में एक बुक लिखी, पोप फ्रांसिस ने भी बुक लिखी। इन दोनों बुकों को पिछले वीडियो में मेंशन किया गया है। उम्मीद करते हैं आप कमेंट बॉक्स पर उनके नाम लिख भेजेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जो हाल ही में जारी हुई है, में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं?
केरल, गोवा, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो केरल शीर्ष स्थान पर है और दूसरे स्थान पर आपका गोवा रहा है। तो अगर हम बात करें कि बेहतर प्रदर्शन में पहला स्थान केरल को और दूसरा स्थान गोवा को प्राप्त हुआ है, तो सबसे खराब स्थिति किसकी थी? तो सबसे खराब स्थिति बिहार की थी, अंतिम स्थान था। और अंत से दूसरा स्थान किसका था? तो यूपी का रहा। तो आप दोनों पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंतिम से बिहार और उसके ऊपर एक उत्तर प्रदेश है और सर्वश्रेष्ठ में केरल पहले स्थान पर है और गोवा दूसरे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, हाँ, केरल की अगर बात करें तो केरल ने हाल ही में रीड 2020 कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके तहत युवाओं में वित्तीय, इंटरनेट, सामाजिक आदि चीज़ों का कौशल और उन्हें गाइडेंस प्रदान करना था। तो ये रीड कार्यक्रम भी केरल में शुरू हुआ था। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम है, इसे स्पाइस गार्डन, मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। साइलेंट वैली यानी चुपचाप घाटी, शांत घाटी भी यहीं पर स्थित है। सीएम पी विजयन है, राज्यपाल केरल के आरिफ मोहम्मद खान हैं। तो ये कुछ केरल से पॉइंट्स हैं। केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। लोकसभा की 20 सीटें और राज्यसभा की यहाँ पर 9 सीटें हैं। श्री आर लेखा यहाँ की प्रथम महिला डीजीपी बनी हैं और विश्वास मेहता को यहाँ का राज्य सचिव घोषित किया गया है। तो आप ये कुछ केरल से पॉइंट्स याद रखिएगा। यहाँ की प्रमुख नदियाँ भरतपुझा और पेरियार है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी केरल में स्थित है। ये आपका केरल का मैप है। अरब सागर कर्नाटका, तमिलनाडु और पुडुचेरी को स्पर्श करता है। अगर क्वेश्चन बने कि केरल किन राज्यों को स्पर्श करता है, तो कर्नाटक, पांडिचेरी और तमिलनाडु को ये स्पर्श करता है और अरब सागर से इसकी तटरेखा मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें केरल से याद करने थे। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर भी कहाँ है? केरल में ही है। लिंगानुपात भी केरल में ही है, 1084। सबरीमाला मंदिर बहुत चर्चा में रहा, ये भी आपका केरल में स्थित है। कथकली सांस्कृतिक नृत्य है, ये भी यहीं का है। और शंकराचार्य की जन्मस्थली कलारी ग्राम में हुई थी, जो कि केरल में स्थित है। यहाँ पर विधानसभा की 140 सीटें और वेलिंगटन द्वीप कई बार पूछा गया, इसलिए मेंशन किया गया है। वेलिंगटन द्वीप भी आपका केरल में स्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण किस मंत्रालय ने जारी किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक एवं सहकारिता मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसे सामाजिक एवं सहकारिता विभाग द्वारा जारी किया है। सामाजिक एवं सहकारिता मंत्रालय थावर चंद गहलोत जी के पास है। तो इतने पॉइंट्स आप इससे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध हस्ती जॉन बख्शी का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये पत्रकारिता से था या फिल्मी दुनिया से था, राजनीति से था या कला से था? तो इनका संबंध फिल्मी दुनिया से था। ये निर्देशक भी थे, इन्होंने कई पिक्चरें बनाई। तो जॉन बख्शी को याद रखिएगा, इनका हाल ही में निधन हो गया है। कई ऐसे हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ जो फिल्मी दुनिया से संबंधित थे, जैसे ऋषि कपूर, इमरान खान, सुशांत सिंह और जॉन बख्शी। तो इन सभी के आप नाम याद रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए तथा दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और प्रश्नों को कमेंट बॉक्स पर उत्तर लिखने का भी प्रयास करिए। ठीक है, मिलते हैं कल 10 सितंबर की करंट अफेयर्स के साथ।